गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी व्याकरण अभी तक जितने पाठ पढ़े थे उसमें संज्ञा था, वर्ण था, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा था। तो बच्चों हम लोग अभी तक तो जान गए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? क्या है? जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये सारे क्रम से ये व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में सब आते हैं और इन्हीं के मेल, इनको हमें जानना जरूरी है। इसी क्रम में हमने भाषा पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वाक्य पढ़ा, शब्द पढ़ा, संज्ञा पढ़ा। अब हम लोग कारक पढ़ते हैं। कारक बच्चों क्या होता है? कारक देखिए, ये संज्ञा के विकार तत्व में हमने लिंग और वचन पढ़ा दिया है। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन शब्द के जिस रूप से किसी विषय वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध हो उसे क्रिया कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे क्या है? राम गीता चाकू से फल काटती। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा यहाँ क्या है? गीता के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, क्रिया क्या है? काट रही है, ठीक है। तो इस क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक, दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ये से गीता चाकू फल काट रही है अगर मैं लिख दूंगी तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखें गीता चाकू से फल काट रही है। इसी को और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक का पेज नंबर 64 देखिए। कारक में बताया गया है कैसे समझने के लिए कि चाहे पिंजड़े बंद पक्षी हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, चाहे पिंजड़े बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी बंधा हुआ पशु, सभी परतंत्रता बंधनों से तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी जंजीर सदा खटकती रहती है। सभी देशों, इतिहास, आज़ादी, अपने प्राणों बलि देने वाले वीरों उदाहरण मिलते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद क्या है, कुछ क्लियर हुआ? लग रहा है कि क्या लिखा गया है कुछ पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा। सभी शब्द इसमें क्या है? सार्थक है। पिंजड़ा भी सार्थक है, पक्षी भी, रस्सी भी, बंधा हुआ भी, परतंत्रता भी, सभी क्या है? निरर्थक कोई शब्द इसमें नहीं दिख रहे हैं, सारे शब्द सार्थक है। लेकिन अनुच्छेद का अगर हम लोग अर्थ जानना चाहें कि अनुच्छेद हमें क्या बता रहा है, तो हम एक भी अनुच्छेद का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा कि ये अनुच्छेद कहना क्या चाह रहा है। तो जब तक हम इसको अनुच्छेद को पढ़ें और इसका अर्थ स्पष्ट हम सोचे कि कर लें, देख लें कि क्या लिखा गया है, तो इसका पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ लिखते समय अनुच्छेद में कुछ शब्द छूट गए हैं इसलिए अपूर्ण सा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे जो शब्द बोली हूँ मैं, अनुच्छेद पढ़ी उसमें कुछ शब्द छूट गए हैं इसलिए हमको अनुच्छेद क्लियर नहीं हो रहा है या अनुच्छेद पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है। तो अनुच्छेद में क्या छूट रहा है, क्यों नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा है? इसमें का, की, के, रा, री, जे, ने, ये सारे शब्द जोड़े नहीं गए, ठीक है।
जो संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ, संज्ञा एवं सर्वनाम को क्रिया से जोड़ता है वही क्या होता है, कारक कहलाता है। तो ये जो कारक शब्द हैं वो जोड़े नहीं गए। जैसे देखिए उसी वाक्य को मैं फिर से पढ़ूंगी और इसमें कारक शब्द को जोड़ के कारक के जो परसर्ग हैं उनको लगा करके वाक्य को पूरा किया तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु, रंगीन शब्द देखेंगे कारक, रंगीन शब्द जितने हैं उसमें कारक हैं, कारक के परसर्ग हैं। सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। प्रस्तुत सौंदर्य देखिए मैंने फिर से पढ़ा। अब क्या है, इस सौंदर्य पढ़ने से हमें क्या है, इसका अनुच्छेद की सुंदरता स्पष्ट हो गई। यानी जो बात बताना चाह रहा अनुच्छेद ये हमको समझ में आ गया कि इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि ये अनुच्छेद क्या कहना चाहता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा अनुच्छेद, उसमें कुछ नहीं समझ में आया हमें कि सारे शब्द सार्थक थे, लेकिन अनुच्छेद क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, हमें क्या कह रहा है, ये हमने पढ़ा फिर भी मुझे समझ में या आप लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन कारक के परसर्गों का प्रयोग करते हुए उचित स्थान पर हमने फिर से अनुच्छेद लिखा और उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। देखिए अगर हम किसी एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि एक प्लेट है, उसमें रंग बिरंगी मोतियाँ रखेंगे, ठीक है, उसको ऐसे फैला के रख देंगे या फूल तरह तरह के ऐसे फैला के रख देंगे, तो उसको देखेंगे और दूसरी प्लेट में उन फूलों की सुंदर सी माला बना के रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हम लोग फूलों को फैला कर रखे हैं वो प्लेट देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगी या जो माला बनी हुई है? कौन सी प्लेट सुंदर लगेगी? जो माला बनी हुई है, क्योंकि उसमें फूलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए कि जैसे जिस प्रकार फूलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर एक माला हम तैयार करते हैं, उसी तरह शब्द वाक्य में प्रयुक्त जो होता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया जो है शब्दों का अर्थ बताते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों को अर्थपूर्ण बताते हैं। जो ये रंगीन शब्द दिए गए हैं, अगर ये रंगीन शब्द आपकी बुक में जो परसर्ग है, अगर कारक के चिन्ह ना लगाते तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता। एक उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, इसको देखेंगे आप। देखें जैसे कि चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो, सभी परतंत्रता बंधन मुक्त चाहते हैं। सभी परतंत्रता बंधन मुक्त चाहते हैं। ये वाक्य है तो सभी परतंत्रता बंधन मुक्त चाहते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द है, सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तभी अर्थ स्पष्ट होगा जब हम इन चिन्हों को, कारक चिन्हों को साथ मिलाएंगे। सभी परतंत्रता बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी परतंत्रता के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। सभी परतंत्रता यहाँ पे के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं।
ये परसर का यहाँ पर प्रयोग किया गया, तभी वाक्य स्पष्ट हुआ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण का भी तभी अर्थ स्पष्ट होता है वाक्य में, जब जो है परसर का प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध का पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ कारक भी देखिए, कारक के भी कई भेद बताए गए हैं। उसको लर्न करना बहुत आसान है, हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में अधिकरण में पर और संबोधन है अरे, ये कारक का परसर्ग है। ये इसको आपको याद करना होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों को हम लोगों को देखना है कि 8 भेद ये कौन कौन से हैं। तो देखेंगे, यहाँ कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के हम लोग भेदों को जानेंगे कि कौन कौन से हैं। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता कौन होता है? काम करने वाला, ठीक है। कर्ता ने, राम ने पतंग लूटी, ठीक है, तो कर्ता ने। कर्म को, ठीक है, कर्म जो होता है, कर्म को, उसका चिन्ह क्या होता है? को। करण से या के साथ। संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान अलग होने, देखिए करण भी से है और अपादान भी से है, लेकिन यहाँ पर अपादान में क्या दिखाएगा? अलग होने का भाव दिखाएगा। जैसे अपादान का एक उदाहरण में देखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, और करण का राम कलम से लिखता है, कलम, राम कलम से लिखता है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इन दोनों में से का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन राम कलम से लिखता है। करण मतलब साधन, लिखने का साधन क्या है? कलम, ठीक है। तो करण साधन हो गया, इससे इसके लिए के से यहाँ पर प्रयोग होगा, लेकिन अपादान में से अलग होने, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से जब पत्ते गिरे तो पेड़ से क्या हुए? पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पर अपादान है। मोहन घर से बाहर गया, तो मोहन घर से बाहर गया, अपादान संबंध यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अलग होने का संबंध है। संबंध रा री रे, मेरा भाई, ठीक है, मेरी बहन, रा री रे। अधिकरण में पर, ठीक है, में जैसे कोई चीज टेबल पर, मेज पर रखा है या डिब्बे में रखा है, ठीक है, या घर में है। छत, जैसे अधिकरण, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बिल्ली छत पर बैठी है, तो छत पर बैठी है, यहाँ अधिकरण कारक हुआ। छत पर, छत के ऊपर बैठी है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। संबोधन हे अरे, हे अरे संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हे और अरे। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये याद करना होगा बच्चों। ये सारे जो चिन्ह हैं, सभी चिन्ह से मैं वाक्य बना के आपको कारक के भेदों को समझाऊंगी कि कारक के कौन से 8 भेद होते हैं, इन भेदों का क्या महत्व है हमारे वाक्य रचना में, और इनका क्या महत्व है और इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको कारक के 8 भेदों के एक एक करके
दो दो करके हम लोग क्लास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने घर पर कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण के साथ, और कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेदों को परसर्ग के साथ, इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं, जो परसर्ग कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये कारक के चिन्ह के साथ आपको सभी भेदों को लिखना होगा। तो देखिए आपकी बुक में दिया गया है कि कारक कॉलम बना हुआ है, कारक है, कारक के चिन्ह हैं, कारक, फिर कारक की पहचान कैसे होगी, प्रश्न करने पर जो है कारक की पहचान होगी। नीचे दिया गया है, देखिए कर्ता ने, कर्ता ने में क्या होगा, किसने और कौन। कर्ता ने मतलब राम ने खाना खाया, तो हम पूछेंगे किसने खाना खाया, तो राम ने खाया, ठीक है। कौन चित्र देखता है, तो कभी कभी ऐसा देखिए परसर्ग में, करण कारक में, कर्ता कारक में कभी कभी बिना परसर्ग के भी होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है, मोहन करता है और वह स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। फिर कर्म को विदित दिव्या को डांटता है, या राम मोहन को पढ़ाता है, एक वाक्य है। तो इसमें कर्म कर रहा है क्या, क्या कर रहा है, कर्म मोहन को पढ़ा रहा है, मोहन को पढ़ाना कर्म हो गया। किसे पढ़ा रहा है पूछेंगे हम, राम किसे पढ़ा रहा है, तो मोहन को पढ़ा रहा है, कर्म को, कर्म का चिन्ह है कर्म कारक का, कर्म को। क्या पढ़ा रहा है, तो मोहन को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, करण कारक से और के द्वारा, ठीक है। के से यानी मोहन कलम से लिखता है, मैंने अभी बताया ना, मोहन किससे लिखता है, तो मोहन प्रश्न पूछने पे क्या आया, कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है। मोहन सोहन के साथ घूमने जाता है, ठीक है। तो मोहन किसके साथ घूमने जाता, के साथ, तो सोहन के साथ। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में मैं एग्जाम्पल, मोहन चाकू से सेब काटता है, तो मोहन किससे सेब काटता है, करण। करण मतलब क्या होता है, साधन, जिस साधन से व्यक्ति कार्य कर रहा है वो करण कारक होता है। चाकू से सेब काट रहा है, तो चाकू क्या हो गया, साधन, क्या करने का, सेब काटने का, तो वो करण कारक हो गया। संप्रदान को देने का भाव, जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दिया, संप्रदान को या के लिए, तो मोहन प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाता है, तो किसके लिए चित्र बनाता है, प्रदर्शनी के लिए। संप्रदान का मतलब होता है कि देने का भाव हो, ठीक है। प्रदर्शनी के लिए बना रहा है यानी उसको दे देगा। अपादान अलग होने के संबंध में मैंने बताया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान कारक का उदाहरण है कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया। यहाँ पर भी परसर्ग या चिन्ह अपादान कारक का से है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव है अपादान कारक में। संबंध कारक में का के की, मोहन का चित्र सबने पसंद किया, मोहन का, ठीक है। तो मोहन का जो है संबंध है, मोहन का चित्र सबने पसंद किया। विदित अपना चित्र देखकर प्रसन्न था, ठीक है। विदित ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन, नानी ने, विदित ने हमारे विदित ने संबंध बता रहा है किससे, हमारे विद्यालय से। विदित ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। अधिकरण में पर, छत पर बिल्ली बैठी है, ठीक है। तो ये अधिकरण कारक है। अधिकरण
में विदित ने चित्र को प्रदर्शनी में प्रथम स्थान मिला। प्रदर्शनी में विदित ने चित्र बनाया, विदित ने, मोहन ने कलम से लिखा, मोहन ने लिखा तो उसका निबंध को पुरस्कार मिला। संबोधन हे अरे, संबोधन में क्या है, हे अरे जो है ये साइन है कि जैसे हे भगवान, ये क्या हो गया, तो हे भगवान ये संबोधन कारक हो गया। तो ऐसे ही जो है कारक के सभी भेदों को हम लोग एक एक भेद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बोर्ड पर उदाहरण के साथ। अभी आज आपको मैंने कारक की परिभाषा, कारक के भेद, उसके पर सर्ग यानी कारक के चिन्ह को बताई हूँ। आप घर पे कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके कितने भेद होते हैं, सभी भेदों को लाइन से भेदों के नाम और उसके चिन्ह या पर सर्ग अपनी कॉपी में लिखेंगे। कल की क्लास में हम लोग कर्ता एवं कर्म कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।